हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो चैप्टर है डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो उसमें अपन सबसे पहले अपनी डिजीज़ रहेगी हाइपरटेंशन। उसके बाद में अपन वन बाय वन जितनी भी डिजीज़ है उनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। कंप्लीट स्टडी करेंगे आज के चैप्टर में हम हाइपरटेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। हाइपरटेंशन इंक्रीज ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली। जब ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। मतलब ऐसे नहीं है आपने एक बार चेकअप करवाया और आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आप बोल देते हो हाइपरटेंशन, ऐसा नहीं है। हाइपरटेंशन मतलब कॉन्स्टेंटली बहुत लंबे टाइम से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता हुआ मिलता है, तब अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कोल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है 140 mg से अबव हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 mg से अबव हो जाता है, तब अपन उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। उसके बाद में इसके टाइप्स में देखते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन, पहली बार ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, किसी की बीपी पहली बार बढ़ी हुई है तो अपन कुछ आइडिया थोड़ी लगा सकते हैं किस वजह से हुई है, किस वजह से नहीं बढ़ी है ब्लड प्रेशर, तो विदाउट नॉन कोजेज। लेकिन सेकंड टाइम ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो अपन को पता चलेगा पिछली बार भी इस कंडीशन की वजह से बढ़ा था, तो अपन एक कुछ आइडिया लगा सकते हैं, तो अपन को कोज क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, तो नॉन कोजेज। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, जिसके अंदर क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो 140 से अबव हो जाता है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 190 से कम ही रहता है, उसको आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोल देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है स्यूडो या फाल्स हाइपरटेंशन। तो स्यूडो हाइपरटेंशन या फाल्स हाइपरटेंशन क्या होता है, अकर्स विथ एडवांस कैल्सिफाइड आर्टरी। मतलब कोई भी आर्टरी है वो कैल्सिफाइड हो गई, इसकी वजह से वो क्या हो रही है, कोई भी आर्टरी है उसके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया तो वो कोलैप्स नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से अपन को क्या ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा स्यूडो दिखाई देगा, कभी बढ़ा हुआ दिखाई देगा, कभी कम हुआ दिखाई देगा। किस वजह से, जो आर्टरी है उसमें कैल्शियम के डिपोजिशन होने की वजह से, तो उसको अपन बोलते हैं स्यूडो या फिर फाल्स हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होता है, मेलिग्नेंट मीन्स कोई ट्यूमर। तो जैसे अपनी किडनी है उसका कोर्टेक्स पार्ट और मेडुला पार्ट में किसी भी टाइप की मेलिग्नेंट हो गई, तो मेलिग्नेंट हो गई तो उस वजह से क्या होगा हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। कैसे डेवलप हो जाती है, जैसे अब मेडुला पार्ट में कोई भी ट्यूमर हुई है तो मेडुला अपने क्या सीक्रेट करता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का सीक्रेशन करता है। तो ये क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करने का काम करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। अब एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है ना, इनमें ट्यूमर हो गई, ट्यूमर होने की वजह से मेलिग्नेंसी ऑफ एड्रिनल मेडुला, मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट है वहाँ पर मेलिग्नेंसी हो गई यानी कि ट्यूमर हो गई। इसकी वजह से कैटेकोलामाइंस, वेजो कंस्ट्रिक्शन, इन सब का क्या होगा सिक्रेशन ज़्यादा होगा। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन वगैरह का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो क्या होती है हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये कंडीशन हो जाती है मेलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से हाइपरटेंशन। अब अपन देखते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर के हाइपरटेंशन में क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mg से अबव हो जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mm of Hg से अबव हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इटियोलॉजी। हाइपरटेंशन और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, अब अपन देखते हैं इसके कोजेज क्या क्या है, हाइपरटेंशन होता किस वजह से है। तो कोजेज या इटियोलॉजी, तो इसकी इटियोलॉजी में क्या आ जाएगा, हाइपरटेंशन की इटियोलॉजी क्या है, आइडियोपैथिक, मतलब अपन को कोज तो उसके बाद में अपन इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो इटियोलॉजी मतलब कोजेज क्या है, क्यों हुआ हाइपरटेंशन, उसके बारे में बात करते हैं। आइडियोपैथिक कोजेज मतलब अपन को कोजेज ही पता नहीं है, जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसका अपन को कोज पता नहीं था, तो आइडियोपैथिक कोजेज इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से हो गया है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ
रिटेनिंग हार्मोन। तो इसकी वजह से कैसे होता है, जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, तो ये क्या करते हैं, सोडियम का रिटेंशन करते हैं, मतलब शरीर से सोडियम और वाटर को बाहर नहीं निकलने देते, सोडियम का रिटेंशन करते हैं। तो सोडियम क्या करेगा, वाटर को पकड़ के रखेगा, यानी कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वाटर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेंशन भी बढ़ेगा, तो इस कंडीशन में हाइपरटेंशन हो जाता है। तो ये इसकी इटियोलॉजी होगी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इटियोलॉजी, वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन में की वजह से भी क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो वेजोकंस्ट्रिक्शन। उसके बाद में इंक्रीज सोडियम इंटेक, अगर अपन सोडियम का इंटेक ज़्यादा ले रहे तो उस वजह से क्या होगा, सोडियम वाटर को पकड़ के रखेगा, तो वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन होगा। ग्रेटर आइडियल बॉडी वेट, अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसको फंक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ग्रेटर आइडियल बॉडी वेट की वजह से भी मतलब फैटिग होगा तो हाइपरटेंशन होगा। एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, जो एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनमें हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है। फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम ये है, उनकी सबकी बीपी बढ़ी हुई रहती है तो उनकी बीपी बढ़ी हुई मिलेगी। किडनी डिजीज़, कोई किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है तो किडनी अपन को पता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन वगैरह का फंक्शन करती है, अगर उसमें किसी टाइप की डिजीज़ है तो अपन को हाइपरटेंशन के पूरे चांस है। कंजेनाइटल एओर्टा माल फंक्शन और एओर्टा नैरोइंग, कंजेनाइटल एओर्टा माल फंक्शन हो गया तब भी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और हेड इंजरी, किसी टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या हेड की इंजरी हो गई तब हो सकता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक फियोक्रोमोसाइटोमा, मतलब एड्रिनल मेडुला की ट्यूमर को ही क्या बोल देते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। एड्रिनल मेडुला की ट्यूमर हो गई तो अपन को पता है मेडुला से जो सीक्रेट होने वाले एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन से उनका सही से फंक्शन नहीं होगा, और एड्रिनल ग्लैंड की ट्यूमर की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि जो एब्डोमिन है ना उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, उस कंडीशन में हाइपरटेंशन होता है। मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस भी होती है जिनकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेंट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाली मेडिसिन्स, कोकीन, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और NSAID। तो ये क्या कॉज कर देती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। अब अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। वाटर और सोडियम रिटेंशन, तो वाटर और सोडियम का रिटेंशन हो रहा है बॉडी में, तो एक्सेसिव सोडियम इंटेक, अपन ने एक्सेसिव सोडियम इंटेक ले लिया। एक्टिवेट प्रेशर मैकेनिज्म ऑफ ब्लड वेसल्स, अब सोडियम इंटेक अपने ज़्यादा ले लिया तो सोडियम क्या करता है, वाटर को पकड़ के रखता है, जहाँ जहाँ पे सोडियम बढ़ता है वहाँ वहाँ पे वाटर भी बढ़ता है, तो वाटर का रिटेंशन होना स्टार्ट हो गया। तो वाटर का रिटेंशन होना स्टार्ट हो गया तो वाटर बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रही है, तो ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ब्लड के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ये आर्टरी या फिर कोई भी ब्लड वेसल है, इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट मैकेनिज्म तो ये हो जाती है। सेकंड मैकेनिज्म है RAAS सिस्टम, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसको अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये आगे भी आएगा कि RAAS सिस्टम क्या है। क्या होता है, किडनी को जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, किडनी परफ्यूजन प्रॉपर नहीं होता तो किडनी रेनिन को सीक्रेट करती है और इधर लंग से एंजियोटेंसिनोजन को सीक्रेट किया जाता है। तो ये किडनी क्या करती है, ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदल देता है, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है। तो इस तरह से ये रास की मैकेनिज्म चलती है जिसमें फाइनली क्या होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको पढ़ेंगे। अभी आप नाम याद रख लो, एक तो मैकेनिज्म होगी सोडियम रिटेंशन की वजह से, सोडियम रिटेंशन होगा, वाटर का रिटेंशन भी होगा जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड हो जाती है RAAS सिस्टम की।
उसके बाद में अपन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ते हैं कि क्या क्या होंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब अपन को क्या साइन और सिम्टम है वो दिखाई देंगे, उनको ही बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। साइलेंट किलर इज जनरली एसिम्टोमेटिक। साइलेंट किलर मतलब डेथ हो जाएगी जिसका अपन को पता भी नहीं चलेगा, यानी कि एसिम्टोमेटिक। सेकेंडरी सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? फैटिक, थकान रहेगी, डिजीनेस, चक्कर आएगा उसको हाइपरटेंशन की कंडीशन में। रिड्यूज एक्टिविटी टॉलरेंस, वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। डिस्पनिया, क्योंकि जब भी हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन क्या कब होता है? जब अपन को डिस्पनिया की कंडीशन होती है, उसको कंपनसेट करने के लिए हाइपरटेंशन होता है, तो डिस्पनिया की कंडीशन डेवलप होगी। एंजाइना, पाल्पिटेशन। एंजाइना क्या होता है? जब हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, उस कंडीशन को एंजाइना कहते हैं। पाल्पिटेशन मतलब ऐसे अपना हांफते हुए सांस लेते हैं, तो वो होता है पाल्पिटेशन। तो ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, और भी अपन देखते हैं सारे। और अपन को क्या दिखाई देगा? हेडेक होगा, नोज से ब्लीडिंग भी हो सकती है। अपन देखते हैं ना हाइपरटेंशन में, क्योंकि ब्लड वेसल से उनकी वस्कुलरिटी बढ़ जाती है, तो नोज से क्या हो सकती है? ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, अपन इसका डायग्नोसिस कैसे करवाएंगे उस चीज़ के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। अपन उसको पूछेंगे कि तेरे को पहले भी ऐसे ब्लड प्रेशर तेरा इंक्रीज होता है क्या, तेरी फैमिली में होता है क्या? तो ऐसे अपन उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कंप्लीट उसको एग्जामिन करेंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह को मॉनिटर करेंगे। यूरिन एनालिसिस करेंगे टू एनालिसिस किडनी फंक्शन। तो अपन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस क्यों करेंगे? किडनी फंक्शन के लिए, अपन को पता चलेगा किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ब्लड टेस्ट करेंगे जिसके अंदर अपन सीबीसी, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी वगैरह का टेस्ट करेंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे जिसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, क्रिएटिनिन, इन सब का टेस्ट करेंगे। ईसीजी असिस कार्डियक फंक्शन, ईसीजी को चेक करेंगे। ईसीजी अपन को क्या बताती है? कार्डियक फंक्शन को बताती है। इकोकार्डियोग्राम असिस सिस्टोलिक फंक्शन, इकोकार्डियोग्राम करेंगे। ईसीजी करेंगे, ब्रेन इमेजिंग करेंगे जिसके अंदर अपन सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन करेंगे, जिससे अपन को कार्डियोवास्कुलर के डिसऑर्डर के बारे में पता चलेगा। अब अपन देखते हैं इसका फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट अपन क्या देंगे इसको? डायूरेटिक थेरेपी देंगे, जैसे बेंजोथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड, इन सब को देंगे जिसकी वजह से उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कम हो, तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। लूप डायूरेटिक्स देंगे जैसे फ्रूसामाइड। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, अभी मैंने बताया था ना रास की मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उस मैकेनिज्म को ब्लॉक करने के लिए अपन मेडिसिन देखें, जैसे लोसार्टिन, वाटसार्टिन, कंसर्टार्टिन, एपारसार्टेन। तो ये सारी मेडिसिन देंगे रास मैकेनिज्म को ब्लॉक करने के लिए। उसके बाद में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, कौन कौन से? वस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करेंगे ये। और रेनिन इनहिबिटर देंगे जिसकी वजह से वेजोडाइलेटेशन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर, क्योंकि रास मैकेनिज्म को इनहिबिट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद में अपन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन लिख दिया, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट अपना हो गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह हो गए, डेफिनेशन वगैरह हो गई। तो इसके साथ में अपनी पहली डिजीज हाइपरटेंशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रेमंड्स डिजीज़ के बारे में कि रेमंड्स डिजीज़ क्या है। जैसे मतलब सर्दी की वजह से अपने यहाँ पे स्किन ब्लूइश वगैरह हो जाती है, फिर वो रेड हो जाती है, साइनोसिस हो जाता है वहाँ पे, तो उस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, रेमंड्स डिजीज़ के बारे में। आज की क्लास में हमारी हाइपरटेंशन कंप्लीट हुई। थैंक यू।